मैम नेशनल मूवमेंट के जितने भी लीडर्स थे, इनके आपस में कैसे रिश्ते थे? और उन्हीं आपस के रिश्तों को आज पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जाता है आज के टाइम में ज़्यादातर। तो वो उनके आपस में किस तरीके के रिश्ते थे? पर्टिकुलरली गांधी के रिश्ते को सुभाष बोस के साथ बड़ा एंटी दिखाया जाता है, पटेल साहब के साथ बड़ा एंटी दिखाया जाता है, और भगत सिंह के साथ तो दिखाया ही जाता है। तो जैसे गांधी और टैगोर का रिलेशन है, गांधी और जवाहर का रिलेशन है, गांधी और आपका बॉस का रिलेशन है, इनके आपस में किस तरीके के रिश्ते थे? बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा है, क्योंकि ये एक चीज है जो आजकल का जो हम माहौल देखते हैं और जिस तरह पोलराइज्ड पॉलिटिक्स देखते हैं, उससे हमें समझने में बहुत मुश्किल होती है कि उस वक्त के दौर में कैसा था। और बहुत सारा जो आज का हमारा अंडरस्टैंडिंग है उसको हम उसके ऊपर थोप देते हैं कि ऐसा ही होता होगा उस वक्त भी। हाँ, मतलब है ना, क्योंकि एक्चुअली हमारा फ्रेमवर्क ही होता है। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि उस वक्त हमारा जो स्टडी है उसके बेसिस पे, क्योंकि हमने बहुत सारे इंटरव्यूज भी किए हैं फ्रीडम फाइटर्स के। हाँ, वो कहाँ पे गए वो डॉक्यूमेंट? हाँ, अंदर अलमारी में रखे अच्छा, हैं। अंदर रख लिया। तो वो जो फ्रीडम फाइटर्स का बहुत सारे जो इंटरव्यूज भी किए उसमें ये चीज बहुत सामने आती है कि ये एक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ये एलिमेंट था कि आपस में लोग कितना भी वैचारिक स्तर पे मतभेद रखते हों या डिफरेंसेस हों, पर वो उसके सोशल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे वो इफेक्ट नहीं करता था। और जितनी वो इज्जत करते थे एक दूसरे की, तो हमारा एक्सपीरियंस, जैसे हम इंटरव्यूज करने के लिए जब हम जाते थे, तो मान लो एक एरिया में हम गए हैं और हम एक किसी फ्रीडम फाइटर से मिले हैं, वो सोशलिस्ट है, तो हम उससे पूछेंगे कि भाई आपके यहाँ और भी कौन लोग हैं, हम उनको इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो वो ये नहीं कभी भी करेगा कि जितने दूसरे सोशलिस्ट है उनके नाम हमें दे देगा और क्या तुम इनको मिल लो। वो गांधीयन जो है उसका भी नाम देगा, वो कम्युनिस्ट का भी देगा, वो रेवोल्यूशनरी ट्रेंड का कोई होगा उसका भी देगा, बोलेगा ये सारे लोगों से तुम मिलो, ये सारों ने फ्रीडम स्ट्रगल में रोल प्ले किया है। वो कभी मतलब एक दूसरे को, और हमने एक देखा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट इतना था एक दूसरे के लिए, डिफर करते हुए, व्यूज में डिफर करते हुए भी। जैसे कि आप देखें कि सुभाष बोस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पता ही है सबको कि पहली बार गांधी जी ने ही उन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया। अगले साल वो फिर से खड़ा होना चाहते थे, तो गांधी जी उसके हक में नहीं थे। जो भी रीजन होगा, उनका ये मानना था कि अब सेकंड टाइम इनको अभी नहीं बनना चाहिए, कुछ और की जरूरत है, ये नहीं फिट कर रहे ठीक बिल। पर बोस वाज वेरी कीन टू दिस थिंग। तो उस पे काफी डिफरेंसेस हो गए। जवाहरलाल नेहरू ने भी बोस को बहुत बनाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं इसलिए नहीं तुम्हें कह रहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूं, पर जो तुम्हारा पोजीशन है और पावर है, तुम जीत नहीं पाओगे, और तुम जीत भी गए तो तुम कांग्रेस नहीं चला पाओगे। गांधी जी अगर इसके हक में नहीं है और जो दूसरी लीडरशिप है वो तो उसके हक में नहीं है, तो कांग्रेस नहीं चला पाओगे। लेफ्ट की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि लेफ्ट की बैकिंग से तुम कांग्रेस को चला लोगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा गांधी जी से ब्रेक हो। बहुत लंबी एक चिट्ठी है जवाहरलाल नेहरू को एक्सप्लेन करते हुए सुभाष बोस को कि क्यों मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये मत करो। वो नहीं मानते। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बोस फिर हट जाते हैं, गांधी जी उनको मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू फंक्शन, फिर वो रिजाइन करके चले जाते हैं, फिर अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। 1 सितंबर 1939। बोस अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं, वो कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में वो कुछ नहीं है। अब इमीडिएटली एक कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है वर्धा में, जहां गांधी जी थे, और सारे लीडर जो है उनको वहां बुलाया जाता है डिस्कस करने के लिए कि क्या हमको स्टैंड लेना है वॉर के ऊपर। बहुत क्रूशियल इशू है। आपको पता ही है कि हमने फिर वॉर को रिजेक्ट किया, सारे लोग रिजाइन कर। कंसेंसस बिल्डिंग का जो मेथड था कि इम्पोर्टेंट इश्यूज जो है उसमें नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारे क्या व्यू है, मेरे क्या व्यू है, हमने किसी चीज पे इतना भी डिफर कर लिया, अब तुम्हारा रोल है तो प्ले करना है, सबको इकट्ठा करना है। और आप ये सोचो कि जब सुभाष बोस चले जाते हैं इंडिया छोड़ के ना, फिर वो जर्मनी जाते हैं, फिर वहां से जापान जाते हैं, फिर वहां को INA बनाते हैं सिंगापुर में जाके,
और फिर वो INA को एक आर्मी बना के वो जापानीज आर्मीज के साथ इंडिया की तरफ आते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से लड़ते भी हैं। तो जब वो ये वाला फेज जो चल रहा था तो सुभाष बोस वहां से रेडियो पे स्पीचेस देते थे। आजाद हिंद रेडियो एक शुरू किया था जो कि सुनाई देता था, तो उस पे जो स्पीच देते हैं, तो सबसे पहले जो वर्ड है, द टर्म है फादर ऑफ द नेशन, ये सुभाष बोस ने गांधी जी के लिए कहा। एक स्पीच उन्होंने वहां से दी और उसमें शुरू करते हुए उन्होंने कहा फादर ऑफ द नेशन, ऐसे एड्रेस किया उनको ना। तो ये देखिए आप कि इतने मतभेद के बाद उन्होंने रास्ता एक अलग चुना है, जो आर्मी बनाई वायलेंस का, आर्म्ड, पर गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कह रहे हैं। गांधी जी की क्या पोजीशन है वो भी जानते थे, ओके। और उन्होंने यहां तक कहा अपने सोल्जर्स को कि when we enter the territory of India, when our army enters the territory of India, it is Mahatma Gandhi who will be your commander in chief, not me. वो डिसाइड करेंगे कि तुम क्या करो। अब सोचो कितनी बड़ी बात है ये ना। ये और गांधी जी ने भी जब उनकी खबर आई पहले उनकी डेथ की कि वो प्लेन क्रैश हो गया, तो पहले तो गांधी जी ने कहा कि मैं विश्वास ही नहीं करता। इनफैक्ट काफी देर तक वो कहते रहे कि आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू। उन्होंने सोचा कि कुछ गलत खबर आई है। और ये कितने उन्होंने उनकी तारीफ करी कि ही वाज अ प्रिंस अमंग पेट्रियट्स, ही वाज सो ब्रेव, ही वाज सो, मतलब ये थोड़ी था कि वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते। और म्यूचुअल, म्यूचुअल, इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू के साथ तो बाद में कितना कुछ कहा गया पिछले कुछ सालों में कि उनके डिफरेंसेस थे और नेहरू की गवर्नमेंट स्पाई करती थी सुभाष बोस की फैमिली के ऊपर, और सब झूठ निकला। वो सारे रिकॉर्ड्स भी निकल आए अब तो सुभाष बोस वाले। जितना सरकार ने कहा कि क्या कुछ निकलेगा स्कैंडल उसमें से, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं निकला। अब कोई बात भी नहीं करता उन फाइल्स की, पहले तो बहुत जोर जोर से बातें करते थे। आप इसी तरह से आप देखिए कम्युनिस्ट के साथ जो रिश्ता था, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कम्युनिस्ट तो हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, नेशनल कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे, गांधी जी को क्रिटिसाइज करते थे, नेहरू को क्रिटिसाइज करते थे। बोस को तो इतना किया। हाँ, बोस, गांधी वो तो जब INA में चला गया तो उनको फासिस्ट और क्या कुछ कहा। अब गांधी जी को वो कहते थे कि ये तो बुर्जुआजी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये तो कभी लीडर हो ही नहीं सकते, जेन्युइन लीडर, ये तो कैपिटलिस्ट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके कहने पे चलते हैं। अब यही कम्युनिस्ट जिनके बारे में, जो गांधी जी के बारे में ये सब कहते थे, तो 1929 में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कहा कि अब तो कम्युनिस्ट जो है ये बहुत तेज हो रहे हैं, ये डेंजरस हो रहे हैं। तो उन्होंने कोई कितने थे, नाम नंबर मुझे भूल रहा है, बहुत सारे कम्युनिस्ट को अरेस्ट करके वो 1929 में उन्होंने मेरठ में जेल में रखा और उनके ऊपर एक केस किया जिसका नाम था मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। बहुत फेमस केस था मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। वो कई साल चला, कई लोगों को 5-5 साल की, 6-6 साल की सवाल, डांगे भी उसमें थे। जो लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, जो पहले सबसे यंग वो लीडर प्रोमिनेंट थे वो। हाँ, तो बहुत सारे जो मेन कम्युनिस्ट लीडरशिप थी वो जेल में थी। इस सबको उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया था। अब आप ये सोचिए कि उनकी डिफेंस के लिए कौन सामने आते हैं। तो पहले तो कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने डिफेंस कमेटी बनाई, बड़े बड़े लॉयर जो थे कांग्रेस के वो सारे उसमें, मोतीलाल नेहरू भी थे, सबने कंट्रीब्यूशन किया कम्युनिस्ट को बचाने के लिए, उनके डिफेंस में। कि उन्होंने कहा कि मार तो अंग्रेज सरकार रही है ना इनको, है तो अंग्रेज सरकार के खिलाफ, इनको इसलिए थोड़ी अरेस्ट किया कि कम्युनिस्ट है, इनको इसलिए अरेस्ट किया कि अंग्रेजों के खिलाफ है। इनको इसमें थोड़ी अरेस्ट किया कि गांधी को गाली देते हैं, इनको तो इसलिए अरेस्ट किया कि हम हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, डेंजरस है, तो इनको तो हमको सपोर्ट करना है। पर मैं और आपको बताऊं तो जवाहरलाल नेहरू तो उनके साथ टच में थे ही, जाते थे। गांधी अरविंद पैक्ट के टाइम पे गांधी जी जेल के बाहर थे, दिल्ली में थे, निगोशिएशन चल रहे थे,
1931 में मार्च में पैक्ट हुआ। तो ये तब की बात है। तो गांधी जी दिल्ली में थे। उन्होंने कहा मैं मेरठ प्रिजनर्स से मिलने जाना चाहता हूँ। वाइस रॉय को कहा प्लीज इनेबल मी टू गो। निगोशिएट कर रहे हो आप वाइस रॉय के साथ, उसको कह रहे हो जिसको तुमने जेल में डाला है मैं उनको मिलने जाना चाहता हूँ। टू परमिशन ना, उनकी परमिशन के बगैर कैसे चले जाएंगे? He was given permission. He drove from Delhi to Meerut. जाके उनको मिले। डांगे ने अपने इंटरव्यू में हमें बताया कि जो कम्युनिस्ट थे वो आपस में डिबेट कर रहे हैं, गांधी जी आ रहे हैं मिलने के लिए, उनको मिले कि ना मिले। वो कहते हैं हम इतने बेवकूफ थे कि हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं आपस में कि हम मिले या ना मिले। वो इतना बड़ा लीडर उनसे मिलने आ रहा है और हम जो है आपस में डिबेट कर रहे हैं कि इसको मिले कि ना मिले। हम इतने अकलमंद थे। वो हंसता है अपने पे भी, कहता मैं तो फेवर में था। तो कई लोग वो कहते थे कि नहीं हमको इनको से मिलना ही नहीं चाहिए, कहते बट फॉर्चुनेटली तो वो उनको जेल में मिलने के लिए गए। क्या क्यों है? सॉलिडारिटी दिखाने के लिए गए ना कि हम इनके साथ हैं। तो ये जो एक ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली जो मैं बात कर रही हूँ, और एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे जो है थ्योरी का लेवल छोड़ दो, आप किसी भी आप कम्युनिस्ट लीडर के अगर मेमोइर्स पढ़ लो या हम लोगों ने इंटरव्यू जो किया उनमें इतना रिस्पेक्ट है गांधी जी के लिए, चाहे कोई भी क्रिटिक हो उनका, पर बेसिकली इतना रिस्पेक्ट है कि वो तो कुछ अलग ही थे। सब मानते हैं कि वो कुछ अलग थे, उनमें तो कुछ अलग बात थी। एवरीबॉडी, चाहे सोशलिस्ट हो चाहे कम्युनिस्ट हो चाहे कोई हो, तो एक और आपस में कई जगह हमको ऐसा जैसे मिला कि वो आपको कहेंगे कि वो जो फलाना कम्युनिस्ट लीडर है ना वो बिल्कुल गांधीयन पर्सनालिटी है उसकी, ऐसे बोलेंगे कि मीनिंग के उसका जो रहन सहन है वो जी। और आप एक चीज नोट करिए, उस जमाने के जो कम्युनिस्ट लीडर थे सब खादी पहनते थे। हाँ। एंटी गांधी वो तो अभी तक पहनते थे, तो वही मैं कह रही हूँ आपको। हाँ। तो हाउ इज इट? खादी तो बिल्कुल गांधीयन वो है, इट्स नॉट अ क्लास थिंग, है ना? ठीक बात। हाँ, तो ये तो एक वो था, पर सारे खादी पहनते थे। निकले तो फ्रीडम मूवमेंट से ही थे ना मोस्टली वो, उसका असर तो उनपे भी तो था। और कुछ भी क्रिटिक हो पर एंटी ब्रिटिश तो वो थे ना। ये तो है। तो एक वो रिस्पेक्ट, एक कॉमन वो अंडरस्टैंडिंग जो उस वक्त थी वो बिल्कुल अलग किस्म की थी।